दोस्तों, यह जानकर बहुत बढ़िया लगा कि पीजीडीटी पर बनाए हुए हमारे सारे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। हमारे वीडियोस पर आपकी नियमित जो प्रतिक्रिया मिल रही है उसके आधार पर मैं प्रयास करता रहा हूं कि आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उनके समाधान के लिए कुछ न कुछ नया चीज़ और नए रूप में प्रस्तुत करूं। पिछले कुछ हफ्ते से मेरे पास यह निवेदन आ रहा था कि पीजीडीटी 5 के प्रोजेक्ट में अनुवादकीय टिप्पणी कैसे तैयार किया जाए, इस विषय पर मैं मार्गदर्शन करूं। तो आज के इस प्रस्तुति में मैं आपको अनुवादकीय टिप्पणी लिखने के बारे में बताऊंगा। इसमें कई ऐसे चरण हैं जिनके बारे में क्रमशः चर्चा होती जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो आप अंत तक देखें। अंत में देखने के बाद मैं आपको इस वीडियो के अंत में अपने ब्लॉग का एक पता दूंगा। अगर किसी को सैंपल चाहिए, नमूना चाहिए अनुवादकीय टिप्पणी का, तो मेरे ब्लॉग से जा कर के निकाल सकता है। मेरा ब्लॉग gali-kucha.blogspot.com है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, अनुवादकीय परियोजना के साथ जो आप अनुवादकीय टिप्पणी लिखेंगे उसके लिए एक शब्द सीमा निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि आप लिखते चले जाएं। आपकी शब्द सीमा जो इग्नू ने निर्धारित की है वह 1200 से 1500 शब्दों की है। अर्थात आपको 1200 से लेकर 1500, 1000 भी हो सकता है, इतने में ही अपनी टिप्पणी लिख देनी है। 1500 शब्द का मतलब हुआ आपकी टिप्पणी अधिकतम 2.5 पन्ने या फिर 3 पन्ने तक जा सकती है, इससे अधिक नहीं जानी चाहिए। उसी में हर चीज़ आपका समाहित होगा। आप जब अनुवाद की टिप्पणी लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले एक सफ़ेद कागज़ लेंगे। सफ़ेद कागज़ में ऊपर हेडलाइन लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, शीर्षक लिखेंगे अनुवाद की टिप्पणी। उसके बाद टिप्पणी का मतलब हो गया कि आपका अपना जो अनुभव है, अनुवाद कार्य के दौरान जो भी व्यावहारिक अनुभव आपका होता है, आप उसका पूर्ण विवरण लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे अनुवाद की टिप्पणी जब प्रारंभ करेंगे तो आप लिखेंगे कि अनुवाद कार्य के दौरान या फिर पीजीडीटी परियोजना नंबर इतना, प्रश्न पत्र इतने के अनुवाद के दौरान जो जो व्यावहारिक अनुभव मुझे हुआ है वह मैं अनुवाद की टिप्पणी के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनुवाद के दौरान, अंग्रेजी अनुवाद के दौरान या हिंदी अनुवाद के दौरान मुझे यह अनुभूतियाँ हुई, यह असुविधाएं हुई, उसको आप किस तरह से लिखेंगे वह अगले कुछ स्लाइड्स में मैं बताता चलूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आप अनुवाद कार्य में प्रयुक्त पद्धतियों का विवरण देंगे। अब पद्धति मैंने कह दिया तो यह आपके लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई कि ये पद्धति आखिर क्या भला है। पद्धति कुछ नहीं है। देखिए, जब आप अनुवाद पढ़ते हैं तो अनुवाद में आपको कई पद्धति पढ़ाया जाता है। पद्धति का मतलब हो गया शब्दानुवाद। कई ऐसे शब्द हैं जिनका सटीक अर्थ हमें नहीं मिल पाता है तो हम उस शब्द का अनुवाद कर देते हैं। हो सकता है वह संदर्भ के अनुसार न हो या फिर संदर्भ के अनुसार हो। शब्दानुवाद के बाद फिर दूसरा आता है भावानुवाद। कई बार आप जब परियोजना का अनुवाद कर रहे होंगे तो कई ऐसे वाक्यांश आएंगे जिसमें आप यदि शब्दानुवाद अर्थात अगर उसके उसी शब्द के अर्थ को रखेंगे तो उसका सही अर्थ नहीं निकल पाएगा, तो आपको भाव समझ के लिखना पड़ेगा। तो वहाँ फिर भावानुवाद, तो आप जैसे उसमें लिखना शुरू करेंगे कि मैंने कुछ पैसेज को या कुछ लाइनों को आप अंडरलाइन कर लीजिए और आप कह सकते हैं इन पंक्तियों का मैंने शब्दानुवाद करने का प्रयास किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने यह देखा कि शब्दानुवाद करने से इसमें निहित अर्थ को मैं प्रकट कर पा रहा हूँ हिंदी भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में, इसलिए शब्दानुवाद का सहारा लिया गया। कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जिनका मुझे भावानुवाद करना पड़ा। भावानुवाद क्यों करना पड़ा यह आप लिखेंगे, क्योंकि ऐसे वाक्यांश यदि मैं इनका शब्दानुवाद करता हूँ तो यहाँ उनका सही भाव नहीं आ पाता है, और सही भाव लाने के लिए भाव के अनुसार मैंने इसका अनुवाद किया है। उसमें कुछ पंक्तियाँ यही है, कुछ पंक्ति आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण अनुवाद। ये सारी पद्धतियाँ हैं। पूर्ण अनुवाद का मतलब हो गया कि आप पूरी तरह से, जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये पूर्ण अनुवाद के रूप में हो जाएगा। उसके बाद अगला आता है आंशिक अनुवाद। आंशिक अनुवाद क्या होता है कि कई बार आप पूरे वाक्यांश में कुछ ऐसे शब्द दिए हुए होते हैं जो शब्द उसी भाषा के होते हैं जिनका हम अनुवाद कर रहे हैं और उनका प्रचलन हमारी हिंदी में भी हो चुका है, तो हम उनको कई बार उसी के रूप में लिख देते हैं। इसके बाद फिर लिप्यंतरण आता है। लिप्यंतरण का मतलब लिपि अंतरण कर लेते हैं। जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है
कंप्यूटर का हम अनुवाद संगणक के रूप में ना करके हम कंप्यूटर करते हैं। कंप्यूटर का लिप्यंतरण हमने किया है, लिपि में अंतर करके हिंदी की लिपि को अंग्रेजी में लिख लिया या अंग्रेजी की लिपि को हिंदी में लिख लिया। हिंदी की लिपि मतलब जैसे रसगुल्ला आ गया, मिठाइयाँ, भारतीय मिठाइयाँ हो गई, तो इन चीज़ों का हम लिप्यंतरण करते हैं। इसके बाद कुछ और पद्धति होती है छायानुवाद। छायानुवाद आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आपने इसे PGDT 3 में पढ़ा होगा। मतलब वाक्य कुछ और कह रहा है लेकिन संदर्भ जब हम अनुवाद करके निकालते हैं तो उसमें कुछ और भी चीज़ें आती हैं, अर्थात उसका छाया लेकर के अक्सर यह कविताओं और कहानियों में छायानुवाद का प्रयोग किया जाता है। फिर कई ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हमको छोड़ देना पड़ता है। जैसे साधारण उदाहरण ले लीजिए। साधारण उदाहरण यह है कि देयर इज़ ए काऊ इन द हट। अब जैसे देयर इज़ जो शब्द है, जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो यहाँ नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं झोपड़ी में एक गाय है। तो देयर इज़ जो हमने छोड़ दिया, तो कुछ शब्दों को हमने छोड़ा। इसी तरह से कुछ शब्दों को हम जोड़ते भी हैं। कई बार हिंदी में भी कुछ शब्द लाते हैं, जैसे कारक चिन्ह हम लेके आते हैं या कुछ और पूरक चिन्ह हम लेके आते हैं, पूरक शब्द लेकर के आते हैं, तो आप उन शब्दों का भी विवरण देंगे। तो आप इसको मदवार बना लेंगे। 1 नंबर में लिखेंगे कि हमने इन पद्धतियों का प्रयोग किया, जैसे छायानुवाद, फिर कॉलन डैश देके उसमें आपने लिख दीजिए कि हमने इन पंक्तियों का या फिर इसके इस पैराग्राफ के कुछ पंक्तियों का हमने छायानुवाद किया। फिर 2 नंबर में आप आ जाइए लिप्यंतरण, कितने शब्दों का, एक अनुमानतः 2-4 शब्दों का आप उसमें व्याख्या कर दीजिए। कुछ जोड़ा गया, कुछ निकाला गया, इन शब्दों को इन पंक्तियों में मुझे जोड़ना पड़ा। तो जब आप परियोजना लेकर के बैठेंगे तो सबसे पहला आपका काम होगा कि आप पेंसिल से मार्क करते चलें। जो भी आपके कठिन शब्द आ रहे हैं उसको जब आप चिन्हित करते चलेंगे, उसको अलग किसी कागज़ में आप नोट करते चलें कि हाँ ये शब्द है जिनके ऊपर मुझे अनुवाद की टिप्पणी लिखनी है या अनुवाद की टिप्पणी में जिनका मुझे जिक्र करना है। अब फिर आगे आते हैं, इसमें अगला लिखते हैं अनुवाद में हुई कठिनाइयों एवं उनके समाधान का विवरण। अनुवाद में कठिनाइयाँ भी बहुत आती हैं। कई ऐसे वाक्य मिलेंगे जिनके बारे में आप सोचते रह जाएंगे, मिनटों सोचेंगे, फिर भी उसका सही अनुवाद नहीं मिल पाता है। तो उसमें हम एडॉप्टेशन या बोरोइंग का प्रयोग करते हैं। एडॉप्टेशन मतलब उसके अनुकूलन करते हैं, उस भाषा का अपनी भाषा में अनुकूलन करते हैं। बोरोइंग का मतलब है कुछ उस भाषा के, कुछ अपनी क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को हम समाहित करते हैं, वो बोरोइंग कही जाती है। सब्स्टिट्यूशन मतलब उसके बदले कुछ और शब्द का प्रयोग कर लें। डिलीशन अर्थात निकाल देना। इस तरह के जो कठिनाइयाँ आपकी आई, कठिनाई को समाधान के लिए आपने इन पद्धतियों का प्रयोग किया, उसको भी आप उसमें लिख देंगे कि मुझे इस पैसेज के या इन पंक्तियों के अनुवाद में यह कठिनाई आ रही थी, इसके संरचना में, भाषिक संरचना में, इसके वाक्य व्यंजना में मुझे दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने उसमें इस रूप से या इन पद्धतियों का अनुसरण करते हुए उनका समाधान किया। अब इसके बाद फिर आएगा कि कुछ और जैसे शब्दानुवाद आपने करके उसका निवारण किया या भावानुवाद पहले ही मैं बता चुका हूँ, पर अनुवाद में कठिनाइयों के विवरण के नाम से एक अलग कॉलम लिख करके, अलग पैरा लिख करके आप इसका भी जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर आता है अनुवाद में प्रयुक्त उपकरण। उपकरण का मतलब हो गया कि आपने क्या क्या चीज़ प्रयोग किया। जैसे आपने शब्दकोश का प्रयोग किया, कुछ लोग ऑनलाइन शब्दकोश का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन का प्रयोग करते हैं। वैसे यह सलाह दी जाती है कि ऑफलाइन शब्दकोश का अधिकांशतः प्रयोग करें, क्योंकि इसमें आपको प्रयास करना है कि आपने जितने तरह के शब्दकोशों का प्रयोग किया आप उसका विवरण लिख दें। मैंने ये शब्दकोश प्रयोग किया, ये शब्दकोश प्रयोग किया। यदि आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी किया हो, समय के अनुसार आप उसका पूर्णतः विवरण भर दें। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए उसमें मुहावरे हैं या कठिन शब्द और आए हैं, लोकोक्तियाँ हैं, तो उनकी एक सूची आप अलग से बना लेंगे, क्योंकि उसको आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो यह करते हुए फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर पाठ में सांस्कृतिक तथा तकनीकी कठिनाइयाँ नाम से कॉलम लिखेंगे। अब सांस्कृतिक तथा तकनीकी क्या है? सांस्कृतिक कठिनाई हो गई कि आप किसी और संस्कृति, मान लीजिए आप ब्रितानी संस्कृति या बांग्ला संस्कृति के शब्दों का अनुवाद अपनी संस्कृति में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जो संस्कृति उनकी है उस संस्कृति के शब्द उनके पास हैं, आपके पास नहीं है। तो आप उसके लिए क्या पूरक शब्द लेते हैं, इनका विवरण करेंगे। तकनीकी कठिनाइयाँ यही हो गई कि उनकी भाषिक दिक्कतें, उनकी भाष्य में, उनके भाषा में हमें ये दिक्कत आई। इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। आवश्यक नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखें,
आप 2-3-4 लाइनों में भी इसको पूरा कर सकते हैं। उसके बाद भाषिक और पाठपरक चुनौतियाँ। पाठपरक अर्थात ये पूरे पाठ में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या आपको लगा कि इसमें ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रहा था, वह चुनौती में आ जाएगा। और भाषिक का पहले ही मैंने बताया कि अंग्रेजी भाषा अथवा हिंदी भाषा में जो वाक्यांश हैं, जो शब्द हैं जिनको आपको समझने में कठिनाई हो रही थी, वो सब चीज़ों का, उन सब चीज़ों का विवरण आप यहाँ दे सकते हैं। अब इसके बाद फिर आता है कि परियोजना कार्य के दौरान आप अन्य किसी बिंदु के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने परियोजना किया तो आपको लगा कि हाँ, इस तरह की परियोजना देने से जो भी छात्र हैं उनमें अच्छा अनुवाद करने की आदत पड़ेगी, या अनुवाद करने की प्रकृति बढ़ेगी, या फिर इसको करने से आपको क्या लाभ हो सकता है। मित्रों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ कि 2018 के परियोजना में कई सारी भूलें थीं। जो भी उसमें टाइप किया हुआ अंश था उसमें टंकण की भूलें थी और वाक्य संरचना में भी भूलें थी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो वहाँ किसी छात्र ने उनकी भूलों की तरफ इंगित कर दिया था कि हालांकि यह बहुत अच्छा है, लेकिन किसी प्रकार की परियोजना देने से पहले यह ध्यान रखा जाए कि उसमें त्रुटि नहीं होती है। अब चूंकि यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपना मत प्रकट कर दें, लेकिन वह जो मत प्रकट किया गया संभवतः परीक्षकों को वह पसंद नहीं आया और बहुत अच्छी परियोजना बनाने के बावजूद उनको अंक उन्होंने कम दिया। तो मैं आपको भी सलाह देता हूँ कि रही मन निज मन की व्यथा मन ही रखियो कोई, अर्थात मन में अगर ऐसे कोई संताप आते हैं तो आप उनको मन में ही रखें और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही लिखें, जिससे कि परीक्षक को लगे नहीं बच्चे ने अच्छा किया है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको अंक अधिक देते हैं। क्योंकि एक बार परियोजना में आपको अंक दे दिया गया तो आप उसकी समीक्षा नहीं करवा सकते। उसमें उन्होंने नियम बना रखा है, ना तो समीक्षा करवा सकते हैं और आरटीआई से मांगे तो आपको उसका विवरण भी वो लोग नहीं देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि कुछ ऐसी अच्छी बातें या अच्छे बिंदु जो आपको लगता है तो वह नीचे सारांश में या सलाह में आप लिख करके और फिर अपना लिखना पूरा कर सकते हैं। इसको आप टाइप करा लें, क्योंकि अगर परियोजना टाइप की हुई है तो साथ में इसको टाइप कराना ज़रूरी है और उसको फिर उसके साथ में आपको लगा देना पड़ेगा। आपकी परियोजना ख़त्म हो रही है उसके साथ में इसको लगाना पड़ेगा। और फिर मित्रों एक बात और है, इसमें जैसे आपने मुहावरों का या कठिन शब्दों की जो सूची बनाई है, कठिन शब्दों की सूची हिंदी की अलग अंग्रेजी की अलग, इस तरह से एक सूची 1 या 1.5 पेज का बना करके उसको भी अनुवाद की परियोजना पहले रहेगा, उसके बाद फिर आपकी अनुवाद की टिप्पणी रहेगी और टिप्पणी के बाद कठिन शब्दों की सूची बना करके उसको आपको अटैच कर लेना है। और फिर यदि डाक से हो तो डाक से, चूँकि आजकल परियोजना ऑनलाइन भेजी जा रही है इग्नो के वेबसाइट पर, मुख्य कार्यालय के वेबसाइट पर igno.ac.in पर, तो आप उस पर जा कर के और अपनी परियोजना जमा कर सकते हैं। परियोजना जमा करने के बारे में मैंने अनुदेश अपने और 2 वीडियोज़ में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। 30 तारीख तक परियोजना जमा करने की अंतिम तिथि है। प्रयास करें उसके पहले आप लोग परियोजना बना करके दे दें। मित्रों, यदि भविष्य में भी आप ऐसी अच्छी जानकारी या फिर ऐसी अनुभूत जानकारियाँ चाहते हैं तो स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी प्रेरित करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय पर हर प्रकार की सही जानकारी और सटीक जानकारी आपको मिल सके।